नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। बजट सत्र से पहले सभी दलों के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री की बैठक, हर मुद्दे पर चर्चा का दिया भरोसा। विपक्ष ने कहा सत्र के सुचारू संचालन में करेंगे सहयोग। कोर्ट परिसर में पिटाई के विरोध में पत्रकारों ने किया मार्च। छात्रों के साथ शिक्षकों ने भी शुरू की हड़ताल। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। अरुणाचल मामले में कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से झटका। यथास्थिति बनाए रखने की याचिका खारिज। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति से की दखल की मांग। महाराष्ट्र में गहराया सूखा संकट। पिछले 45 दिनों में 124 किसानों ने दी जान। हाईकोर्ट ने सरकार से मांगी राहत और कार्यों की जानकारी। डूबे कर्ज पर सुप्रीम कोर्ट का आरबीआई को नोटिस। 6 हफ्ते में मांगे बड़े डिफॉल्टर्स के नाम। पूछा इनके खिलाफ क्या होगी कार्रवाई। और आइए देखते हैं पहली खबर। जेएनयू विवाद में पत्रकारों की पिटाई का मसला अब तूल पकड़ता जा रहा है। पत्रकारों ने जहां आज विरोध मार्च निकाला, वहीं सुप्रीम कोर्ट कल इससे जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करेगा। उधर दिल्ली हाई कोर्ट ने जेएनयू मामले की एनआईए जांच की याचिका खारिज कर दी। पटियाला हाउस कोर्ट परिसर में मीडिया कर्मियों से बदसलूकी का विरोध शुक्रवार को सड़कों पर भी हुआ। पत्रकारों ने प्रेस क्लब से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकाला और दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी को बर्खास्त करने की मांग की। पत्रकारों ने सुप्रीम कोर्ट को ज्ञापन सौंपकर दोषियों पर तुरंत कार्रवाई की मांग की। पत्रकार जो नारा नहीं लगा रहा है, जो अपना काम कर रहा है, जो बीट रिपोर्टर है, अगर बीट रिपोर्टर को आप इस तरह से मारेंगे, पीटेंगे, उनके कपड़े फाड़ेंगे, उनके फ़ोन स्नैच करके फेंकेंगे, उनको कमरे में बंद करेंगे और पुलिस मौजूद थी वहाँ पर, खामोश देख रही थी, तो हमें ये पूछना होगा कि प्रशासन कहाँ है? ये क्या हो रहा है? हम कब तक सहेंगे? सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने भी पत्रकारों के समर्थन में मार्च निकाला और पत्रकारों पर हमले के दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की। देश के मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर इस मसले पर गुरुवार को पत्रकारों से मुलाकात करेंगे। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को अपना मेमोरेंडम दिया है और आप लोग वो जो आए उसका जितना सिग्नेचर है वो भी हमने उनको दिया है। और रजिस्ट्रार ने ये कहा है कि अभी सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस जो हैं वो बिजी हैं, लेकिन 1 या 2 दिन में हमारे डेलीगेशन को वो मौका देंगे जहां हम अपनी बात उनके पास रख पाएंगे। सोमवार को जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी के दौरान वकीलों ने पत्रकारों और छात्रों पर हमला किया था। इसमें 10 से ज्यादा पत्रकारों को चोट आई थी। पत्रकारों का एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को गृह मंत्री राजनाथ सिंह से भी मिला। अभी गृह मंत्री जी से मिलकर आए हैं हम। उन्होंने कहा है कि एक डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही अनफॉर्चुनेट घटना है। एक त्वरित कार्रवाई का उन्होंने आश्वासन दिया है। पत्रकारों पर हमले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका भी दायर की गई है। इस पर बुधवार को सुनवाई होगी। इस याचिका में अदालतों में सबकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई है। उधर दिल्ली हाईकोर्ट ने जेएनयू विवाद की एनआईए जांच की मांग खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है, इसलिए किसी और जांच की जरूरत नहीं है। अनु दीवान के साथ विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। जेएनयू के छात्रों को समर्थन देते हुए विश्वविद्यालय के शिक्षक भी आज से हड़ताल पर चले गए। शिक्षकों ने राष्ट्रीयता पर कक्षाएं लगाने की बात भी कही है। उधर कांग्रेस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जेएनयू विवाद की स्वतंत्र जांच हो। ये तस्वीरें जेएनयू की हैं। पहली तस्वीर में कथित तौर से देश विरोधी नारे लगाने वाले छात्रों का विरोध हो रहा है। दूसरी तस्वीर जेएनयू के अंदर की है, जहां छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार की रिहाई की मांग की जा रही है। छात्रों की अनिश्चितकालीन हड़ताल को मंगलवार को शिक्षकों का भी समर्थन मिला और उन्होंने कक्षाओं का बहिष्कार किया। Prima facie, we have no reason to disbelieve any institution. But the fact of the matter is, we will continue to stress
that university administration must act in a non-partisan manner and not as a witch hunt. जब तक हमारे कुछ साथी जिनको डिबार किया गया है बिना इंक्वायरी के, जब तक हमारे साथी जो जेल में बैठे हुए हैं, जब तक हमारे साथी जिन पर सेडिशन लगा हुआ है, जब तक वो उनका अपना सामान्य जीवन उनका वापस नहीं दिला देते हम लोग, तब तक मुझे नहीं लगता इस कैंपस का कोई भी छात्र आराम से बैठ पाएगा। इस बीच कांग्रेस ने सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि उसे इस मामले में स्वतंत्र जांच सुनिश्चित करनी चाहिए। पार्टी ने दिल्ली पुलिस की जांच पर भी सवाल उठाए हैं। The police should not get into this matter till such time as an inquiry is done by the Vice Chancellor of the university. Once there is a report as to who was involved in saying what, that report should be put up before the university's governing board, and action should be taken against those. उधर बीजेपी ने देशद्रोह पर कांग्रेस से फिर रुख साफ करने को कहा है। क्या वो उन व्यक्तियों के साथ आप हैं जो देश को फिर पार्टीशन करना चाहते हैं और सिर्फ एक नहीं कई बार करना चाहते हैं? जेएनयू में 9 फरवरी को कथित तौर से देश विरोधी नारेबाजी हुई थी। इस मामले में पुलिस ने जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया है। जेएनयू कैंपस में पढ़ाई लिखाई का माहौल ठप है और सियासत हावी है। पुलिस की अपनी दलीलें हैं, मगर जेएनयू छात्र संघ और शिक्षक संघ कन्हैया की रिहाई की मांग पर अड़े हैं। इस स्थिति में हालात सामान्य होंगे यह मुश्किल लगता है। कैमरा पर्सन दिलीप और मेरे सहयोगी नवविक्रम के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। और इस पूरे मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए फर्स्ट पोस्ट लाइव के पॉलिटिकल एडिटर संजय सिंह मौजूद हैं। संजय, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो संजय, जिस तरीके से पूरा विवाद बढ़ रहा है और जो अब तक पुलिस की कार्रवाई दिख रही है, खासतौर पर मैं कहूँ कि कोर्ट परिसर के अंदर और बाहर जिस तरीके से पत्रकारों पर हमला हुआ, क्या आपको लगता है कि वाकई पुलिस उस दिशा में काम करती है, फिर कुछ गंभीर नजर आ रही है या महज एक रस्म अदायगी भर है? देखिए कविंद्र, इस मसले के दो पहलू हैं। एक पहला जो वहाँ फरवरी 9 तारीख को हुआ, जिसमें कि वो स्लोगन लगाए गए बर्बादी बर्बादी भारत की बर्बादी, और उसके बाद जिस तरह बाकी इवेंट्स पैन आउट करता है, जो जाकर के कल जिस तरह से पटियाला हाउस के कोर्ट में मारपीट हुई, वकीलों ने जर्नलिस्टों की, स्टूडेंट्स की पिटाई करी और बीजेपी के विधायक ओपी शर्मा बाहर किसी और व्यक्ति की पिटाई करते हैं। ये निहायत ही कंडेमनेबल एक्ट है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और जैसे भी कानून को जो सजा, जो कार्रवाई वो बाकी लोगों के खिलाफ ऐसे मसले पे करते हैं, उसमें बगैर किसी फियर, बगैर किसी हेजिटेशन के इनके खिलाफ भी करनी चाहिए, चाहे जो वकील हो, चाहे ओपी शर्मा हो। मुद्दा जाकर के लिंक हो जाता है ये पूरा का पूरा विवाद जेएनयू में जो हुआ और उसके दरमियान जो राजनीति या पब्लिक डिस्कोर्स का एक माहौल तैयार हुआ है। देखिए, एक चीज समझना होगा कि जेएनयू में मतलब एक फ्री जो वो है या डिसेंट एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी है, उसके नाम पे जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो कभी भी एब्सोल्यूट हमारे हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं होती है। कहीं जाकर के उसमें वो रुक जाता है। जो नारे उस दिन लगाए गए वो निश्चित रूप से एक एंटी नेशनल वो नारे थे, इसमें कोई दो मत नहीं है। चाहे उस पे लीगल पॉइंट पे आप जितना भी डिबेट कर लीजिए, लेकिन उसका जो स्पिरिट है वो वही है। अब मुद्दा यह है कि पुलिस की कार्रवाई जो हुई उसमें पर्टिकुलरली जो वहाँ के जेएनयू छात्र संघ के जो अध्यक्ष हैं कन्हैया, उनको डाला गया, पुलिस ने हिरासत में लिया, 5 दिन के वो रिमांड पे हैं। और उसके बाद का जो एक्शन है, कन्हैया निर्दोष हैं या उनका उसमें किसी तरह से वो शामिल थे, वो मसला कोर्ट के ऊपर है। देखिए, कई बार पुलिस जब कोई धाराएं लगाती हैं कभी भी, तो पुलिस शायद कोई धारा थोड़ी आगे की लगा देती है। मुझे पता नहीं कि इसके केस में पुलिस के सामने और क्या ऑप्शन थे, किस तरह के। अगर देखिए, 4 वो जो मेन अक्यूज जो फ्रेम में दिखते हैं नारे लगाते हुए, जिनका वो नाम बता रहे हैं, वो तो अभी अरेस्ट हुए नहीं है जी। ये इसीलिए आरोप लग रहा संजय कि मुझे लगता है कि यहाँ पे पुलिस का इम्प्रूडेंस है। आरोप ये लग रहे हैं कि जो चेहरे दिख रहे थे नारे लगाते हुए, उनको तो पुलिस ने अब तक गिरफ्तार नहीं कर सकी है, नहीं कर पाई है। दूसरा मसला, जब पत्रकार मैं कहूँ कि कवरेज के लिए पहुँचते हैं, वहाँ पर उनकी पिटाई होती है और वहाँ पर विधायक से लेकर कुछ वकील जिनके बारे में सभी को जानकारी है, उस पर भी पुलिस एक अज्ञात की एफआईआर करती है और कहती है को कार्रवाई कर रही है। सवाल ये कि क्या इस पूरे, मैं कहूँ कि दोनों अगर मैं केसेस को जोड़ूँ एक साथ,
तो ऐसा लगता है कि पूरी तरीके से जो कार्रवाई है वो पुलिस अपने हिसाब से कर रही है, ना कि कानून के लिहाज से, या फिर उस तरह से कि जो एक घटनाक्रम है उसकी निष्पक्ष तरीके से वो जांच करते हुए आरोपियों को पकड़ सके। देखिए, इसका अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट ये है, पुलिस को निश्चित रूप से ओपी शर्मा को गिरफ्तार करना चाहिए, जो वहाँ वकील हैं उनको इन्वॉल्व करना चाहिए। और इसमें मुझे लगता है कोर्ट प्रशासन की तरफ से, क्योंकि कोर्ट परिसर के अंदर ये हुआ है, तो वहाँ भी किसी तरह की उनके ऊपर भी वो जिम्मेवारी आती है कि ये मसले को कैसे रेगुलेट किया जाए, क्योंकि कोर्ट परिसर में ये पहली बार नहीं हो रहा, इस तरह की चीज़ हो रही है, दिल्ली में हो रहा है, जर्नलिस्टों के ऊपर हो रहा है, इसलिए ये मसला ज़्यादा उभर के आ गया। और एक ऐसे मुद्दे पे जिस पे एक नेशनल डिबेट, मतलब कई तरह के उसमें भावनाओं को जुड़ करके, नेशनलिस्ट, एंटी नेशनलिस्ट, लिबरल, सेकुलर, मतलब तमाम टॉलरेंस, इंटॉलरेंस, सारी वो डिबेट जाकर के जेएनयू में मर्ज हो जाती है। ये पब्लिक डिस्कोर्स में ये इशू इस तरह से पैन कर रहा है। देखिए, जहां तक मसले थे, उसके बाद सरकार ने, बीजेपी के लोगों ने ये जो बेवकूफ़ियाँ करी हैं, जिसे आप किसी भी, मतलब कहीं से भी वो क्षम्य नहीं है। आप वहाँ पे एक स्टूडेंट के बॉडी के अंदर एक चीज़ हो रहा था, वो डिबेट होना चाहिए था, जिस तरह की डिबेट हो रही थी वो डिबेट होना चाहिए। मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूँ, एंटी नेशनल पोस्ट वो जो घटना थी, उसके बाद जो जिस तरह की डिबेट दोनों पक्ष से की जा रही थी, वो डिबेट किसी समय में देश में होना भी लाजिमी है। लेकिन उसके बाद का ये जो कुछ एक्शन है, या तो जैसे कन्हैया कुमार को वो पकड़ा गया, बाकी जिस तरह से वीडियो सामने आए हैं उसमें कन्हैया कुमार उतना कॉम्प्लिसिट नहीं लग रहा है। अगर पुलिस की ये जिम्मेवारी है कि कोर्ट में उन्होंने निश्चित तौर पे कुछ सबूत पेश किए होंगे, जो कोर्ट ने प्राइमा फेसाई सही मान करके 5 दिन के लिए भेजा होगा, चाहे उनके पीछे जो भी आधार है। लेकिन साथ में ये भी डेमोक्रेसी में जरूरी है कि आप जो काम करें वो सही करते हुए दिखें। पिछले 2 दिन में सरकार और बीजेपी की तरफ से जो मूव हुआ है, वो मूव इनिशियल जो वो माइलेज गेन कर रहे थे, जो उस डिबेट पे, नेशनल एंटी नेशनल वाले डिबेट पे, वो माइलेज वो लूज कर रहे हैं। और इसके नतीजन क्या हो रहा है कि सरकार जहां, मतलब किसी चीज पे आप एक डिबेट जो सार्थक डिबेट होने की संभावना थी, वो डिबेट किसी और डायरेक्शन में चली गई। संजय का आखिरी सवाल, क्या वाकई ऐसा लगता है कि, क्योंकि जब आज तमाम पार्टियां मिली, प्रधानमंत्री ने जब बुलाया था संसद को लेकर, भले वो मीटिंग थी, वहां पर विपक्षी पार्टियां भी कह रही थी कि जो लोग वहां पर देश विरोधी या फिर संविधान विरोधी काम करते हुए दिख रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई को समर्थन करते हैं और कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं, लेकिन निर्दोषों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ऐसा लगता है कि सरकार पर इससे पहले भी आरोप लगे हैं कि सही तरीके से इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को वो हैंडल करने में कहीं एक बड़ी चूक रही है, आपकी नजर में? देखिए कविंद्र, ये लेकिन जब आ जाता है कि हम उनका विरोध करते हैं, लेकिन वहां जाकर के जो, मतलब मार्टरडम मनाया जा रहा था मकबूल भट्ट का, और उसे कोई जाकर के जो लोग कर रहे थे उनका नाम लेकर के जो भी नेता गए वहां पे, उसको किसी ने विरोध नहीं किया अभी तक। कम से कम मैंने किसी मेन स्ट्रीम नेता को, ये जो, मतलब आप हर समय कोई ऐसी चीज होती है हम उसका विरोध करते हैं, लेकिन उस पर भी जो मुख्य धारा के राजनेता हैं जो वहाँ गए थे, लेफ्ट के या कांग्रेस के, उन्होंने उन शब्दों में एक आप जनरल वो चीज़ करें, जैसे कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, उसका वो विरोध करते हैं, लेकिन आज की डेट में क्या इशू क्या है, मतलब जो आप पॉलिटिकल डिस्कोर्स से देखेंगे, जो लेफ्ट या वाम का डिस्कोर्स है, वो डिस्कोर्स ये है कि जो पुलिस की अट्रॉसिटी, पुलिस अटैक, बाद में काउंटर रिटेलिएटरी एक्शन जो पुलिस का हुआ है, उस पर वो सेंटर्ड है, फर्स्ट पार्ट पे बिल्कुल गौन है। तो इसलिए दूसरे साइड से बीजेपी वो चढ़ करके ये चीज़ कहती है कि देखिए राहुल गांधी वहां जाकर के उन लोगों के साथ हैं जो सेसेशनिस्ट हैं। तो ये जो डिबेट है ये एंडलेस डिबेट है, मतलब वो कहीं जाकर के रुकता नहीं है। यानी कि दो मामलों का एक साथ आप कहेंगे घालमेल जो होता है उसके जरिए शायद ये मामला ज्यादा पेचीदा हो जाता है और दोनों ही मामलों पर अलग अलग तरह के रुख और स्टैंड साफ नजर नहीं आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस पूरी बातचीत में शामिल होने के लिए आपका। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, একলা চলো একলা চলো একলা
विरासत में इस बार गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर का रचना संसार हिंदी में पहली बार सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। सरकार ने विपक्ष को भरोसा दिलाया है कि वो बजट सत्र में सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। दोनों सदनों में राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग मांगा। विपक्ष ने सहयोग का भरोसा तो दिया, लेकिन जेएनयू विवाद जैसे कई अहम मुद्दे भी उठाए। सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने एक स्वर से, कुछ पार्टीज है तो जोर दे के कहा सदन चलना चाहिए, किसी परिस्थिति में सदन का गतिरोध नहीं होना चाहिए। हम तो हमेशा इस मत के हैं कि बिल पास होने चाहिए, कानून पास होने चाहिए और हर बिल मेरिट पे उसकी चर्चा होगी। जेएनयू विवाद पर सरकार और विपक्ष में तीखी तकरार के बीच यही एक बात थी जिस पर सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष 2 घंटे की बैठक में सहमत दिखे। बैठक में जेएनयू विवाद पर सरकार और विपक्ष ने अपनी बात भी पुरजोर तरीके से रखी। The government stand is an inquiry is on, let the inquiry be completed. One. Secondly, these slogans or these posters are totally highly objectionable. That has been made very clear. कन्हैया कुमार, उन्होंने कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ या देश की एकता अखंडता के खिलाफ कोई भी ऐसी बात नहीं बताई है, तो उनको सेडिशन केस में बंद कर दिया गया है। ये अनुचित। लेकिन हमने ये भी बता दिया कि ऐसे लोग जो देश के खिलाफ है उनको हमारा कोई समर्थन नहीं, उनकी कार्रवाई करनी चाहिए। संसद का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री ने विपक्ष को भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। अरुणाचल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस की राज्य में यथास्थिति बनाए रखने की याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को भी खारिज कर दिया जिसमें कांग्रेस ने नई सरकार के गठन पर रोक लगाने की मांग की थी। दरअसल अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता नबम तुकी ने कोर्ट को बताया था कि राज्य में नई सरकार को शपथ दिलाने की तैयारी है। कांग्रेस ने इसी आशंका के चलते नई याचिका दाखिल की थी। कोर्ट से राहत न मिलने की वजह से कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से आज मुलाकात कर उनसे दखल की अपील की। पीटीआई के मुताबिक केंद्रीय कैबिनेट बुधवार को राष्ट्रपति शासन हटाने की सिफारिश कर सकती है। We have appraised the President, Rashtrapati ji, of these facts, informed him that any act of the government to any act of the center, any act of the union government to swear in Kalikopul would be not just unconstitutional but unheard of, because you would be perpetuating through your act an illegality, a constitutional illegality, and the governor of the state should not be a party to it, and the home minister and the cabinet, the union should not be a party to it. देश के 8 राज्यों की 12 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। इनमें उत्तर प्रदेश विधानसभा की 3 सीटें मुजफ्फरनगर, देवबंद और फैजाबाद हैं। यहाँ पर 2 पर समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। देवबंद की सीट को कांग्रेस ने जीत हासिल की, वहीं मुजफ्फरनगर की सीट बीजेपी ने जीती है। फैजाबाद की बीकापुर पर सपा ने जीत हासिल की। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इस लिहाज से उपचुनाव के नतीजे सत्ताधारी दल के लिहाज से मुफीद नहीं बताए जा रहे। महाराष्ट्र की अगर बात करें, यहाँ पर शिवसेना पालघर विधानसभा सीट को बचाने में कामयाब रही है और तेलंगाना में जीत का सिलसिला कायम रखते हुए तेलंगाना राष्ट्र समिति ने कांग्रेस से मेरठ जिले की नारायणखेड़ विधानसभा सीट छीन ली। पंजाब के खरूर साहिब में अकाली दल उम्मीदवार की जीत हुई है तो मध्य प्रदेश के मेहर में बीजेपी उम्मीदवार ने नारायण त्रिपाठी ने जीत हासिल की है। त्रिपुरा के गोमती जिले में सत्तारूढ़ माकपा ने वीरगंज उपचुनाव में जीत हासिल की। बिहार के हरलाखी में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने उम्मीदवार ने वहां पर जीत दर्ज की है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर आरोप लगाए हैं। असम के शिवसागर में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
पर जनता से वादा करते हैं, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि वो उसे पूरा नहीं करते। उन्होंने राज्य सरकार की जमकर तारीफ की। राहुल ने कहा कि कांग्रेस असम का विकास करती आई है और आगे भी करती रहेगी। मोदी जी ने कहा मैं असम को बदल डालूंगा, और किया क्या? उड़ान पैसा भेजते थे गोगोई जी को, जो हम स्पेशल स्टेटस देते थे, मोदी जी ने छीन लिया। कहते थे कि बहुत महंगाई हो गई है, महंगाई को मैं कम करूंगा, और आज दाल 200 रुपए की हो गई है। और बात महाराष्ट्र की, जहां पर इस साल 124 किसान अपनी जान दे चुके हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सूखे पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने ये आंकड़े पेश किए हैं। किसानों की खुदकुशी के मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा था। एक हफ्ते पहले ही सरकार ने आत्महत्या का आंकड़ा 80 बताया था, जो अब बढ़कर 124 पर पहुंच चुका है। अदालत ने सरकार से पूछा है कि किसानों की बिगड़ती हालत और उनकी खुदकुशी की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। साथ ही सरकार ने अदालत में यही बताया कि केंद्र की तरफ से 3,500 करोड़ और राज्य सरकार की ओर से 2,500 करोड़ रुपए देने का ऐलान हुआ, जिसमें से करीब 15 करोड़ रुपए अब तक जारी किए जा चुके हैं। पिछले साल राज्य में सूखे और गरीबी से अब तक 1,000 किसान मौत को गले लगा चुके हैं। सरकार ने छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें घटा दी हैं। 1, 2 और 3 साल की जमा योजनाओं पर ब्याज दरें 0.25% तक कम की गई हैं। किसान विकास पत्र और 5 साल के रिकरिंग डिपॉजिट पर भी अब 0.25% कम ब्याज मिलेगा। नई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी। हालांकि पीपीएफ, राष्ट्रीय बचत योजना और मासिक आय योजनाओं पर ब्याज दरें नहीं घटाई गईं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि 1 अप्रैल से छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें बाजार के मुताबिक तय होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी बैंकों के डूबे हुए कर्ज पर चिंता जताते हुए रिजर्व बैंक से रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने आरबीआई से 6 सप्ताह में उन कंपनियों की सूची मांगी है जिन पर 500 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज बकाया है। एनजीओ सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की याचिका पर यह आदेश आया है। याचिका में आरोप लगाया गया कि पिछले साल 40,000 करोड़ का कर्ज माफ़ किया गया। अदालत ने इस पर हैरानी जताई कि कर्ज की वसूली के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए। एनजीओ ने एक हालिया रिपोर्ट का भी हवाला दिया जिसमें 1,14,000 करोड़ का कर्ज माफ़ करने की बात कही गई थी। जो कंपनियां 500 करोड़ से ज़्यादा लोन लेकर जिन्होंने वापस नहीं किए हैं, चाहे उनके लोन्स रिस्ट्रक्चर कर दिए गए हों, उनका पूरा ब्यौरा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करें, क्योंकि ये मांग बार बार सरकार से करी गई है और सरकार इस इंफॉर्मेशन को पब्लिक डोमेन में नहीं डाल रही। 2 दिन की तेजी के बाद शेयर बाजार में आज भारी गिरावट आई। सेंसेक्स 362 अंक गिरकर 23,192 पर बंद हुआ। निफ्टी 115 गिरकर 7,048 पर बंद हुआ। बैंकिंग शेयरों में आज तेज गिरावट रही। स्टेट बैंक के शेयर 6% से अधिक गिरे। जानकारों के मुताबिक निर्यात में लगातार 14 महीने तक गिरावट और बैंकों के डूबे हुए कर्ज में बढ़ोतरी का बाजार पर नकारात्मक असर पड़ा। उधर डॉलर के मुकाबले रुपया भी 2 दिन की तेजी के बाद 31 पैसे कमजोर रहा। आज $1 68.38 पर था और पिछले 29 महीने में ये रुपए का निचला स्तर है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम में 20 अनधिकृत कॉलोनियों को हाउस टैक्स भरने का नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस में 11 साल का हाउस टैक्स भरने के लिए कहा गया है। लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया, तो वहीं कानून के जानकार नगर निगम के नोटिस को ही गैरकानूनी बता रहे हैं। दिल्ली का न्यू अशोक नगर इन दिनों नगर निगम के इस नोटिस की वजह से सुर्खियों में है। नोटिस की मियाद 10 दिनों की है, यानी 10 दिनों के अंदर लोगों को हर हाल में हाउस टैक्स देना होगा। नगर निगम के नोटिस के बाद इलाके के लोग परेशान हैं। एक तरफ तो इलाके के लोग टैक्स ना भरने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ लोग नोटिस पर ही सवाल उठा रहे हैं। लोगों का कहना है कि जब उनकी कॉलोनी अधिकृत नहीं है तो फिर वो टैक्स क्यों दें। टैक्स इसलिए नहीं दे रहे मैडम जी कि ये जो हमारा सुविधा है यहाँ पर, हमें सुविधा पूरी तरह से नहीं मिली थी उस समय, जिस समय से ये मांग रहे हैं, लेकिन हम देने के लिए तैयार हैं जब से हमें ये सुविधा दे रहे हैं। जब सुविधा होंगी तो सब देंगे, और जब कुछ सुविधा ना तो कोई ना दे रहा तो हम भी ना दे रहे। सरकार से अपनी ज़मीन का मालिकाना हक हर कोई लेना चाहता है।
अनऑथराइज कॉलोनी में रह रहे लोगों की भी यही मांग है। लेकिन बिना मालिकाना हक के अगर हाउस टैक्स भरने का नोटिस थमा दिया जाए तो वो कितना जायज़ कहलाएगा। उधर नगर निगम इस नोटिस को लेकर अपनी दलील दे रहा है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मेयर का कहना है कि वो दिल्ली सरकार के आदेश का पालन कर रहा है। नगर निगम अनाधिकृत कॉलोनियों में सुविधा मुहैया कराता है, लिहाजा दिल्ली सरकार ने नगर निगमों के अंतर्गत आने वाली ऐसी कॉलोनियों से हाउस टैक्स लेने का आदेश दिया है। दिल्ली सरकार ने हमें एक ऑफिस ऑर्डर भेजा है कि आपको अनऑथोराइज कॉलोनी से भी हाउस टैक्स लेना है। वहीं कानून के जानकारों का कहना है कि दिल्ली सरकार के आदेश पर नगर निगम की ये कार्रवाई गैर कानूनी है। जो कॉलोनीज अनऑथराइज्ड हैं उनको लीगलाइज है ही नहीं, तो उनसे आप प्रॉपर्टी टैक्स ले भी कैसे सकते हो जब तक कि आप उनको ऑथराइज नहीं करते हो। दूसरी बात यह है कि अगर आप उनसे रेट्रोस्पेक्टिवली लेते हो, जैसे आप 2016 है, लॉ के मुताबिक आप कोई भी रिकवरी 3 साल से ज़्यादा नहीं कर सकते हो। पूर्वी दिल्ली नगर निगम में करीब 250 अनाधिकृत कॉलोनियां हैं, जिनमें से अब तक करीब 20 कॉलोनियों को हाउस टैक्स देने का नोटिस दिया गया है। 2011 में दिल्ली नगर निगम ने अनाधिकृत कॉलोनियों से टैक्स लेने का प्रस्ताव लाया था, लेकिन शीला सरकार ने खारिज कर दिया था। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। स्वतंत्रता सेनानी तात्या टोपे की 200वीं जयंती दिल्ली में मनाई गई। संस्कृति मंत्रालय और नेहरू म्यूजियम की पहल से इस कार्यक्रम का पहली बार आयोजन किया गया। समारोह में तात्या टोपे के बलिदान पर चर्चा हुई, जिसमें कई जानी मानी हस्तियां मौजूद रहीं। तात्या टोपे एंड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पर आयोजित समारोह में देश भर के इतिहासकारों और शोधार्थियों ने हिस्सा लिया। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम में आयोजित कार्यक्रम में तात्या टोपे को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर जानकारों ने कहा कि ऐसे समारोह से आज़ादी के नायकों के योगदान के बारे में जानने का मौका मिलता है। यह एक रेगुलर फीचर होना चाहिए कि हम उन सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करें। याद करने का मतलब सिर्फ माला फूल नहीं है, बल्कि उनके कंट्रीब्यूशन पे रिसर्च करें, उनके कंट्रीब्यूशन को सामने लाएं। इस मौके पर तात्या टोपे के जीवन से जुड़े तमाम पहलुओं पर चर्चा हुई। देश के लिए जिन्होंने भी बलिदान दिया है उन सबको याद किया जाना चाहिए उनकी जयंती पर, और जिनका नहीं पता है कि कब उनका जन्म हुआ है उनके लिए भी किया जाना चाहिए। तात्या टोपे की पहचान 1857 के विद्रोह संग्राम से है और अब तक ये माना जाता था कि इस विद्रोह का प्रभाव सिर्फ लखनऊ, कानपुर से लेकर दिल्ली तक सीमित था, लेकिन इतिहासकारों ने बताया कि इसका असर बुंदेलखंड से लेकर पूरे उत्तर भारत तक था। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने तात्या टोपे से जुड़े 200 से ज्यादा दस्तावेज भी जारी किए हैं। भारत सरकार ने पहली बार महान क्रांतिकारी तात्या टोपे की 200वीं जयंती मनाई। इस समारोह में हिंदुस्तान के बड़े इतिहासकार और विद्वानों ने हिस्सा लिया, लेकिन इन इतिहासकारों ने ये सवाल ज़रूर खड़ा किया कि क्या सरकार भविष्य में इन महानायकों की याद में इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करती रहेगी। कैमरामैन संतोष के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।